हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी कैटलिस्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 10 के लाइफ स्पैन डेवलपमेंट से रिलेटेड 1 to 25 क्वेश्चंस को कवर किया था और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट 2 यानी 2 से 26 तक के क्वेश्चंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन को कवर किया था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन लेटेंसी स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन्स डेवलपमेंट टेंडेंसीज वे ऑफ कॉपिंग इन्वॉल्व्स। सो एरिक एरिक्सन के लेटेंसी स्टेज में कॉपिंग का मेन इशू क्या होता है? तो एरिक्सन के साइकोसोशल थ्योरी के अकॉर्डिंग लेटेंसी स्टेज जो होती है हमारी 6 to 12 ईयर्स की होती है, में जब बच्चा स्कूल में स्किल्स और प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है। यहाँ सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। अगर बच्चा स्किल डेवलप करता है तो उसे इंडस्ट्री यानी प्रेस मिलता है तो इंडस्ट्री, अगर फेल्योर मिलता है तो इन्फीरियोरिटी आती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इस स्टेज में इनिशिएटिव, गिल्ट या आइडेंटिटी कंफ्यूजन नहीं होता, तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड सिस्टम ह्यूमन डेवलपमेंट मेक्स विच असम्पशन अबाउट डेवलपमेंट। फ्रॉइड के ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम के बेसिक अजम्पशंस क्या हैं? तो फ्रॉइड के थ्योरी के बेस जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, जिसमें डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है, ओरल, देन एनल, देन फैलिक एक्सेट्रा, ऐसे ही सिस्टमैटिक स्टेजेस में होता है। फ्रॉइड ने कॉग्निटिव या सिंबॉलिक मोड्स नहीं दिया, वो बेंड्यूरा ने दिया है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस मिसमैच लग रहे हैं, लेकिन फ्रॉइड का फोकस स्टेजेस और इंस्टिंक्ट पे होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कंपैशन, रिवर्सिबिलिटी एंड आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, यानी इसमें वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है? सो वाइगॉट्स्की ने कहा, लर्निंग पहले सोशल लेवल यानी इंटर सब्जेक्टिव पर होता है, बाद में इंडिविजुअल लेवल यानी कि इंट्रा पर बन जाती है। मतलब पहले लोग के बीच इंटरेक्शन होता है, फिर बाद में माइंड के अंदर इंटरनलाइजेशन होता है। तो जैसे एग्जाम्पल से टीचर के साथ पहले सीखते हैं, फिर बाद में खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है इंटर सब्जेक्टिविटी प्रोसीड्स इंट्रा सब्जेक्टिविटी is the right answer. Next question number 29. According to Chomsky, nativist perspective. तो चॉम्स्की के नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो चॉम्स्की कहता है कि ह्यूमंस बायोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, इसलिए उसने यूनिवर्सल का ग्रामर यूजी का कॉन्सेप्ट दिया। यूजी एक इनेट स्ट्रक्चर है जब लैंग्वेज पर अप्लाई होता है। केयर गिवर इंटरेक्शन या वर्ड गेसिंग चॉम्स्की का मेन फोकस नहीं है। सो हमारा करेक्ट आंसर है ए, देयर इज एन यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, adjusting the support offered during a teaching session to fit the child's current level of performance is called। तो चाइल्ड के करंट लेवल के हिसाब से सपोर्ट एडजस्ट करना क्या कहलाता है? तो ये कॉन्सेप्ट वाइगॉट्स्की का है। वाइगॉट्स्की जब अडल्ट या टीचर चाइल्ड को टेम्पररी सपोर्ट देता है और जैसे जैसे स्किल्स बढ़ती है सपोर्ट कम करता है, इसे ही हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, स्कैफोल्डिंग। एग्जाम्पल, पहले हिंट फिर सॉल्यूशन फिर चाइल्ड खुद सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द मोस्ट प्रीनेटल इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमंस आर जेनेटिक और हार्मोनल इन ओरिजिनल एक्सेप्ट फॉर। प्रीनेटल इन्फ्लुएंस में कौन सा जेनेटिक या हार्मोनल नहीं होता? तो जीन्स, हार्मोन्स, टेट्राजोन्स ये बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है, लेकिन पेरेंट्स का एजुकेशन लेवल, सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर बायोलॉजिकल नहीं है, इसलिए ये एक्सेप्शन होगा। तो हमारा करेक्ट
जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरेंट्स लेवल ऑफ एजुकेशन अबाउट fetal डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, पेरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन fetal डेवलपमेंट इज नॉट अ जेनेटिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग जेंडर डेवलपमेंट मूव्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेज। तो अब हमें कोलबर्ग्स की थ्योरी के बारे में याद रखना है कि कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जेंडर डेवलपमेंट का स्टेज कौन सा है। तो कोलबर्ग ने के जेंडर डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस थे। सबसे पहले था जेंडर लेबलिंग, फिर स्टेबिलिटी, फिर कंसिस्टेंसी। ये स्टेजेस चाइल्ड के जेंडर अंडरस्टैंडिंग के लेवल को शो करती है। बाकी ऑप्शन या तो फ्रॉइड या पियाजेट के हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, neurological studies on positive affect and fearful distress dimension of temperament suggest that shy children novel stimulus पर कैसे रिएक्ट करते हैं। न्यूरोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि साइड चिल्ड्रन फियरफुल डिस्ट्रेस ज़्यादा और पॉजिटिव इफेक्ट कम होता है, इसलिए जब उन्हें नया स्टिमुलस मिलता है वो उसे अप्रोच नहीं करते बल्कि निगेटिव रिएक्ट करके विड्रॉ कर जाते हैं। एग्जाम्पल, नए लोग, न्यू क्लास, मन चुप रहना, पीछे हट जाना। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, रिएक्ट नेगेटिवली टू एंड विड्रॉ फ्रॉम नोवेल स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि DU में पूछा जा चुका है इन 2018। राजीव इज ऑलवेज अनश्योर ऑफ हिज डिसीजन, मेजर और माइनर, एंड लुक्स फॉरवर्ड टू कांस्टेंट वैलिडेशन फ्रॉम हिज वाइफ। द स्टाइल ऑफ अटैचमेंट एक्सहिबिटेड बाय राजीव इज कॉल्ड। राजीव हमेशा वैलिडेशन चाहता है, कौन सा अटैचमेंट स्टाइल है। तो ऐसे लोग खुद पर डाउट करते हैं, कंस्टेंट रिअश्योरेंस चाहते हैं, रिलेशनशिप में क्लिंजी होते हैं। ये सब प्री ऑक्यूपाइड अटैचमेंट स्टाइल के फीचर्स हैं। सिक्योर लोग कांस्टेंट वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्री ऑक्यूपाइड अटैचमेंट स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द टर्म ईगोसेंट्रिज्म रेफर्स टू चाइल्ड्स। तो ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है। ईगोसेंट्रिज्म जो कि पियाजेट ने इसे दिया था, ये हमारा पियाजेट से रिलेटेड है। का मतलब होता है बच्चा सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से चीजें देखता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाता। एग्जाम्पल, बच्चा सोचता है सब वही देख रहे हैं जो वो देख रहा है। ये सेल्फनेस नहीं, कॉग्निटिव लिमिटेशन होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेंडेंसीज टू थिंक्स ओनली फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव। Next question, infant attachment has been explained in terms of all the following except। इन्फेंट अटैचमेंट कौन एक्सप्लेन नहीं करता। तो अटैचमेंट थीरीज जैसे बॉलबॉय या हॉर्लिक एक्सप्लेन करती है इनेट बिहेवियर, इम्प्रिंटिंग एंड कंफर्ट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन रेशनल थॉट जो हमारा है, रेशनल थॉट इन्फेंट्स में डेवलप नहीं होता, इसलिए अटैचमेंट का रीज़न नहीं हो सकता। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रेशनल थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द टर्म रिफर्स टू एनी एनवायरमेंटल एजेंट दैट कॉजेज डैमेज ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड में डैमेज करने वाले एजेंट को क्या कहते हैं। जो भी एनवायरमेंटल एजेंट एम्ब्रियो फीटस के डेवलपमेंट को डैमेज करे उसे कहते हैं टेट्रोजन। तो एग्जाम्पल, अल्कोहल, ड्रग्स, रेडिएशन, सर्टेन मेडिसिन। तो आइसोट्रेनोनिन एक्यूटेंस एग्जाम्पल ऑफ टेट्रोजन टर्म नहीं है। तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैटर्न ऑफ अटैचमेंट असेस्ड बाय स्ट्रेन सिचुएशन एंड अटैचमेंट क्यू शॉर्ट। अटैचमेंट का कौन सा पैटर्न वैलिड नहीं है। तो
ते स्ट्रेंज सिचुएशन एंड अटैचमेंट क्यू शॉर्ट में ये पैटर्न होता है, जैसे सिक्योर, अवॉइडेंट, रेजिस्टेंस, डिसऑर्गेनाइज। लेकिन जो इंटरैक्टिव होता है ये ऑप्शन नहीं होता, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। यह एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। The technique used for children's development as a joint activity with adults is known as। चाइल्ड प्लस अडल्ट जॉइंट एक्टिविटी वाली टेक्निक वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग जब लर्निंग जॉइंट एक्टिविटी के थ्रू होती है, जहाँ मीनिंग शेयर्ड होती है, उसे इंटर सब्जेक्टिविटी कहते हैं। वही स्केप फोल्डिंग सपोर्ट का प्रोसेस होता है जो जॉइंट एक्टिविटी का नाम है। तो हमारा करेक्ट आंसर है इंटर सब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द इनकम्पासेस कनेक्शन बिटवीन माइक्रोसिस्टम। माइक्रोसिस्टम के बीच कनेक्शन क्या कहलाता है? तो स्कूल, होम जैसे सिस्टम के बीच के रिलेशन, ऐसा क्वेश्चन है। तो ब्रोन फ्रेन बैनर के इकोलॉजिकल मॉडल में हम लोग ने माइक्रो सिस्टम्स में फैमिली, स्कूल्स, मेसो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम के बीच के इंटरेक्शंस को, जैसे एग्जाम्पल पेरेंट टीचर इंटरेक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आप देख सकते हो। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेसो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग आइडेंटिफाइड बाय कोलबर्ग। तो कोलबर्ग के मोरल रीजनिंग के स्टेजेस का ऑर्डर। तो कोलबर्ग के 3 लेवल्स थे। फर्स्ट था प्री प्री कन्वेंशनल, तो ये प्री कॉन्सेप्चुअल है, ये भी गलत है। प्री, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारे फर्स्ट से ही आंसर मिल जाता है प्री कन्वेंशनल, ऑप्शन ए। फिर तो प्री कन्वेंशनल, देन कन्वेंशनल, देन पोस्ट कन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द सेंट्रल डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलसेंस कंसर्न। तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग एडोलसेंस का मेन डेवलपमेंट टास्क क्या है? तो एरिक्सन ने 8 साइको सोशल स्टेजेस बताए थे, जिसमें अडोलसेंस यानी कि 12 टू 18 ईयर्स जो एडोलसेंस का होता है, क्राइसिस होता है, जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होता है। इस स्टेज में इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी, वैल्यूज, कैरियर, बिलीव्स को डिफाइन करता है। अगर आइडेंटिटी क्लियर ना हो तो रोल में कंफ्यूजन रहता है। इंटीग्रिटी ओल्ड एज से रिलेटेड है, इंटीमेसी हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड है, वही इंडस्ट्री जो होता है वो चाइल्डहुड से रिलेटेड है, ये इंटीमेटी यंग अडल्टहुड से रिलेटेड है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रिटी था हमारा ओल्ड एज, इंडस्ट्री था हमारा चाइल्डहुड, और इंटीमेसी जो है हमारा यंग अडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल गिलिसन depart from Kohlberg's theory on moral development by highlighting which of these differences? So, कैरल ग्लिसन ने कोलबर्ग के कैसे डिफरेंसेस बताए थे? तो कोलबर्ग ने जस्टिस, रूल्स, राइट्स यानी मेल सेंट्रिक व्यूज, वही जो गिलिसन है उन्होंने रिलेशनशिप, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया था। जो गिल्सन है उनके अकॉर्डिंग जो फीमेल्स हैं वो एथिक्स ऑफ केयर से रिलेटेड हैं, वही जो मेल्स हैं उनका रिलेशन है जस्टिस से।
इसलिए वो कहती हैं कि कोलबर्ग का थ्योरी जेंडर बायस्ड है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, फीमेल हैव एथिक्स ऑफ केयर। Next question, question number 44. Type of child rearing involves low acceptance and involvement with little behavioral control and general indifference to issues of autonomy. Low acceptance plus low control plus indifference parenting क्या होता है? तो यू अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में पेरेंट इमोशनली डिस्टेंस होते हैं, ना कंट्रोल, ना गाइडेंस, ना सपोर्ट। चाइल्ड के ऑटोनॉमी या नीड्स पर ध्यान नहीं। तो ऑथोरिटी का मतलब नहीं होता है कि लो कंट्रोल, या प्रिमिसिव मतलब होता है वांट्स या ज़्यादा होती है। अथॉरिटेरियन कंट्रोल ज़्यादा होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। Next question, question number 45, refers to the idea of certain physical characteristics of an object remain the same, even when their outward appearance change. जब चीज का साइज या शेप बदलने पर वो भी सेम रहे कि क्या कॉन्सेप्ट हैं? तो पियाजेट के कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं बच्चा समझ लेता है कि अपीयरेंस चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल समझे तो ग्लास का पतला या मोटा होना, पानी सेम है। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है में आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कंजर्वेशन। Next question, question number 46. The idea that children like scientists draw to innate concept to explain their everyday experience often in remarkably advanced ways is propounded by. तो बच्चे साइंटिस्ट जैसे सोचकर थीरीज बनाते हैं। कौन सा अप्रोच है? थीरी पर्सपेक्टिव, इसे थीरी पर्सपेक्टिव कहते हैं। वो अपनी थीरीज बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, जैसे मिनी साइंटिस्ट। कंस्ट्रक्टिव बोर्ड है पर एग्जैक्ट टर्म थीरी है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, थीरी पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 47. According to Piaget, children are able to grasp the concept of object permanence in, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस पियाजेट की किस स्टेज में डेवलप होता है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस चीज़ें दिखे ना दिखे एग्जिस्ट करती हैं। ये सेंसरी मोटर स्टेज यानी 0 to 2 ईयर्स के एंड तक डेवलप होता है। प्री ऑपरेशनल में ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंसरी मोटर स्टेज। Analytical and creative intelligence are two of the intelligence in Sternberg triarchic theory of intelligence. What is the third? तो जो स्टर्नबर्ग की टायरकिक थ्योरी का थर्ड इंटेलिजेंस कौन सा है? तो हम उसमें फर्स्ट और पहला और दूसरा तो बता दिया कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस, क्रिएटिव एंड एनालिटिक, दूसरा है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो थर्ड वन कौन सा होगा? तो फर्स्ट तो है, थर्ड हमारा होता है प्रैक्टिकल, स्ट्रीट स्मार्ट, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बाकी ऑप्शन गार्डनर से के थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 49. Longitudinal approach is most appropriate for investigation human development as possible to trace the development changes.